अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए कि आज का लेक्चर मैं लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और इसी सिलसिले में मैं आज का लेक्चर जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और स्टूडेंट से डिस्कशन भी होगी साथ। और आज का जो लेक्चर है वो एक पोएम है जिसका नाम है सॉलिटरी रिपर, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये एक ब्रिटिश पोइट हैं, बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट हैं। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आज के लेक्चर के बारे में कि इस लेक्चर का कंटेंट क्या होगा। इसको मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पोइट के बारे में, पोइट का बैकग्राउंड और उनका जो फेमस वर्क है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो है पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम क्यों लिखी, किस बेस पे लिखी, इसका बैकग्राउंड क्या था ये पोएम लिखने के बारे में। तो ये वीडियो का पार्ट 1 होगा इस लेक्चर का, और वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 जो होगा इसमें हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टैंजा वाइज, जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स होंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे थीम्स के बारे में। थीम्स के बाद राइमिंग स्कीम होगी एज यूजुअल, मीटर और पोएटिक डिवाइसेस, जैसा कि मैं हर पोएम में डिस्कस करता आया हूँ। और मेरी नज़र में एक्सप्लेनेशन जो है वो हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं जैसा कि थीम हो गया, राइमिंग स्कीम हो गई, मीटर हो गया, पोएटिक डिवाइसेस, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये डिस्कस ना किए जाएँ तो पोएम की एक्सप्लेनेशन बेकार है। तो ये है हमारे दो पार्ट्स होंगे इस वीडियो के लेक्चर के, और शुरू करते हैं फिर आज का जो पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन टू पोइट। पोइट के बारे में सबसे पहले बताता चलूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 को पैदा हुए और 1850 को इनकी डेथ हो गई थी, और ये रोमांटिक एज के फेमस पोइट्स में से एक हैं। और इनकी जो बर्थ है वो लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड की है, मतलब ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के जो है वो वहाँ के नेटिव हैं। He was prominent poet among 4 poets who love nature and its beauty। मतलब रोमांटिक एज के 4 फेमस पोइट हैं। कौन कौन है डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। एक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे नंबर पे जॉन कीट्स हैं, तीसरे नंबर पे पीबी शेले हैं, फोर्थ नंबर पे एल्फ्रेड हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका रैंक दूसरे नंबर का था। चूँकि जॉन कीट्स जो थे उन्होंने इस पोइट्री की फील्ड में आते ही अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया, अपने आप को उस लेवल पर ले गए, उस पीक लेवल पर ले गए कि जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गया। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वैल्यू थी वो कम होने लग गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉन कीट्स की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 26। फिर क्या हुआ, उनका जो वर्क था वहीं पर रुक गया। उसके बाद फिर विलियम वर्ड्सवर्थ चूँकि दूसरे नंबर के पोइट थे रोमांटिक एज के, वो फिर उन्होंने अपना काम करते 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 अपने आप को पहले नंबर पे, पहले रैंक पे ले आए, और जिसकी वजह से उनको एक इस एज का सबसे फेमस पोइट करार दिया जाता है। और इसके बाद बात करें अगर विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करने से पहले आपको एक और इनका बैकग्राउंड बता दूं कि 2 विलियम गुजरे हैं इंग्लिश हिस्ट्री में। एक का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका ताल्लुक रोमांटिक एज से है, और दूसरे जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर जिनका ताल्लुक जो है वो विक्टोरियन एज से है। तो ये 2 विलियम्स हैं फेमस। और अगर बात की जाए इनके नाम के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो यहीं से उनकी वैल्यू पता चलती है, वर्ड्स वर्थ, उनके अल्फाज की कदर कीमत, उनके अल्फाज की वैल्यू, वर्थ कितनी है। तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि वर्ड्स वर्थ, कि इनके नाम कितनी वैल्यू रखते हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, कितने इनकी नाम की कितनी जो मतलब इनके जो वर्ड्स हैं वो कितने ज़्यादा कीमती हैं। नेक्स्ट है इसका, ही इज़ नोन एज पोइट लॉरेट ऑफ रोमांटिक एज।
अभी पोइट लॉरेट क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले मेंशन किया है कि हर एज का, हर इरा का एक फेमस पोइट होता है जो अपने रैंक की वजह से जाना जाता है। तो ये जो रैंक है, ये जो रिवॉर्ड है पोइट लॉरेट का टैग, ये मिलना था जॉन कीट्स को। चूंकि जॉन कीट्स की डेथ हो गई, उसके बाद फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फील्ड में अपना नाम बनाया और उसके बाद उनको ये टाइटल दिया गया पोइट लॉरेट के नाम से। और एल्फ्रेड टेनिसन जो हैं वो पोइट लॉरेट के नाम से जाने जाते हैं विक्टोरियन एज के। मतलब अभी मैंने बताया जैसा कि हर एज का कोई ना कोई फेमस पोइट होता है, वेल रैंक पोइट होता है जिसको टाइटल दिया जाता है। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ को एक और रिवॉर्ड भी मिला था। वो क्या था? उनको रिवॉर्ड मिला था पोइट ऑफ नेचर के नाम से। क्यों? उनका जो लव था वो नेचर से बहुत ज़्यादा था। अगर आप इनकी पोइम्स की जो है के बारे में डिस्कशन करना शुरू करें, द फेमस पोइम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में क्या है? एक आम नरगिस का फूल है। इन्होंने इसको कितना ज़्यादा एक्सेजरेट किया, बढ़ा चढ़ा के उसकी खूबसूरती बयान की, और खूबसूरती बयान करते करते उसको क्या जो है वो एक पोर्ट्रेट कर दिया। इवन दो अगर किसी ने देखा भी नहीं होगा ना उस फूल को, लेकिन उनके माइंड में, रीडर के माइंड में एक ऐसा इमेज बन जाता है कि जिससे क्या होगा कि वो जो है उस इमेजिनेशन में, उस दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चले जाएंगे और ऐसा फील करेंगे जैसे वो उन फूलों के बीच में ही हैं। और इनका जो काम है, इनके जो वर्क है, इनकी जितनी पोइट्री है, इनके पोइट्री में, जिनके काम में जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट क्वालिटी जो है ना, वो हाइपरबोल है। हाइपरबोल क्या होती है? हाइपरबोल किसी आम सी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि उसको एक ज़मीन से आसमान पे पहुंचा देना। हम ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ करना, इतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ बयान करना कि ऐसा लगे कि जैसे ज़मीन से आसमान पे पहुंच गया है। अब इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से। इसकी एग्जांपल जो है वो डैफोडिल से ही ली है। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। सबसे पहले तो एक चीज़ बताएं, इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका एंड नहीं है? यूनिवर्स ले लें, उसका भी एंड है। ज़मीन ले लें, एक अर्थ है, अर्थ का एक सिलसिला जब शुरू होता है तो उसको ख़त्म, उसका एंड ज़रूर है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम इस्लामी या बिब्लिकल रेफरेंस लें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। मीन्स 40 दिन के अंदर इस दुनिया का दूसरा सिरा मिला। तो कैसे कह सकते हैं कि इसकी एंडिंग नहीं है? अच्छा, तो इसी तरह से जो पोइट ने कहा दिस स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब इसकी कोई एंड ही नहीं है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये हाइपरबोल है। दूसरी एग्जांपल, 10,000 saw I at a glance। मतलब पोइट कह रहा है कि मैंने 10,000 मतलब 10,000 फूल देखे हैं एक ही ग्लैंस में। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हम देखें, चले, अगर एक मिसाल है, हम किसी बाग में गए हैं, किसी बागीचे में गए हैं, हमें फूल नजर आए हैं 15, 20, 40, 50 तो हम गिन लेंगे। लेकिन 10,000 तो दूर की बात है, हम 200-300 फूल नहीं गिन सकते। गिनने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 करके गिनेंगे। लेकिन वो पोइट कहता है मैंने एक ही नज़र में 10,000 फूल देख लिए। या वहां लिखा हुआ था क्या? ये लिखा होगा जी ये यहाँ पर 10,000 फूल हैं, तो फिर तो चलो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कहीं लिखा ही नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं है, तो वो अपनी अजम्पशन है। तो ये इस चीज को कहा जाता है हाइपरबोल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनके फेमस वर्क की। इनका फेमस वर्क कौन कौन सा है? इनका फेमस वर्क है सबसे पहले बैलेड। बैलेड में जो सबसे पहला इनका वर्क है, जो इसमें से मैंने एग्जांपल्स निकाली हैं, वो है द डैफोडिल्स। दूसरे नंबर पे है लूसीफर ग्रे। तीसरे नंबर पे है सॉलिटरी रिपर, जो अभी पॉइंट डिस्कस करनी है मैंने इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 वीडियो में। और दूसरे नंबर पे है द प्रीलूड। प्रीलूड है ये ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की बात भी कर लेते हैं। इसको मोस्टली लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, लेकिन इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है ना, वो ऑटोबियोग्राफी है, बियोग्राफी। तो हम लोग आसानी की तरफ जाते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन खराब कर देते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को ही साथ साथ लेके चलेंगे ना, तो हमारा स्पीकिंग एक्सेंट जो है अच्छा होगा, जिससे हमारे अंदर फ्लुएंसी भी आएगी, हम फ्लुएंटली बोलेंगे। क्या है जी? ऑटोबियोग्राफी। अच्छा, ये तो था इसका पोइट का इंट्रोडक्शन।
अच्छा, पोएम का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या है? सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इन पोइट का ताल्लुक जो है इंग्लैंड से, आपको पता है, अभी मैंने मेंशन किया। अब इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका जाना होता है स्कॉटलैंड में, क्योंकि ये पोइट जो है वैंड्रिक पोइट कहलाते हैं। आवारागर्द, सॉरी टू से, यहाँ पर आवारागर्द मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया वो इस सेंस में नहीं कि बुरी सोबत में या बुरे कामों में पड़े हुए, नहीं। मतलब वैंडरिंग पोइट इसलिए कहा जाता है कि ये नेचर को करीब से देखते हैं, कि मतलब इन्होंने पूरी दुनिया एक्सप्लोर की है, हर जगह इन्होंने जो है वो विजिट किया है। क्यों? फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लोरेशन, फॉर द सेक ऑफ डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड। तो इसी वजह से करके इनको वैंडरिंग जो है पोइट कहा जाता है। अब क्या हुआ, स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है वो गायलिक है। बरतानिया की और स्कॉटलैंड दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क है। जैसा कि हम अब पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में अगर हम प्रोविंशियल लैंग्वेज को तो दूर की बात, हम एक प्रोविंस के अंदर रहते हुए लैंग्वेज की बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जो है पंजाबी भी है, सराइकी भी है, हिंद को भी बोली जाती है कहीं किसी एरिया में। और अगर हम दूसरे प्रोविंस की बात करें, पंजाब और केपी की बात करें, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ पंजाबी और कहाँ पश्तो, बहुत फ़र्क है लैंग्वेजेस में। इसी तरह से हर कंट्री, हर एरिया में लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, इनके डायलेक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। डायलेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, वो स्कॉटलैंड से जाते हैं हाईलैंड, पहाड़ी इलाका है स्कॉटलैंड में, तो वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो एक लड़की है हाईलैंड गर्ल जो है वो फसल काट रही होती है, फसल काटते हुए जो है वो गाना गाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो इससे ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन आ जाता है, समंदर है जिसका नाम है आर्कटिक ओशन। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं तो छोटे छोटे जजीरे आपको मिलेंगे जिसका नाम है हाइब्रिडेस। ये हाइब्रिडिस का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऑलरेडी पोइट ने अपने इस पोइट्री में, सॉलिटरी रिपर में, हाइब्रिडिस का जिक्र किया, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। और अब आप ये देख लें, स्कॉटलैंड से आर्कटिक ओशन से अगर आगे जाएं तो हाइब्रिडिस हैं, बहुत डिस्टेंस है। और ये हाइब्रिडिस वो इलाका है जहाँ पर रिहाइश जो है ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है। क्यों? टेम्परेचर इतना लो है कि मतलब एवरीथिंग इज फ्रॉस्ट ओवर देयर, तो वहाँ पर ज़िंदगी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अगर ऊपर बात की जाए, इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे नॉर्थ पोल आ जाता है। तो ये है इस पोएम का बैकग्राउंड, किस तरह से पोइट इंग्लैंड से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से हाईलैंड, हाईलैंड से फिर आगे वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से वो हाइब्रिडिस का, वो भी आगे मेंशन करेंगे जब पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइब्रिडिस का क्यों जिक्र है। अच्छा, अब पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? बैलेड जो है किसी भी आम सी चीज़ को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, इतने अच्छे तरीके से उसकी क्वालिटी प्रेजेंट कर देना, बैलेड कहलाता है। अब क्या है, अब अगर इस पोएम की बात की जाए तो हर लाइन 8 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है, मतलब ऑक्टा सिलेबल्स है इसके। लेकिन इस पूरी पोएम में लाइन नंबर 4 ऐसी है जिसमें 6 सिलेबल्स यूज हुए हैं, बाकी सब में ऑक्टा सिलेबल्स यूज हुए हैं, मतलब हर लाइन में 8 सिलेबल्स हैं। वो जब पोएम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिलेबल्स जो हैं ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो पोएम है अभी मैंने मेंशन किया, ये एक हाईलैंड गर्ल के बारे में है कि वो फसल काट रही है, फसल काटते हुए गुनगुना रही है, कुछ गाना गा रही है। अब वो गाना किस जुबान में है? स्कॉटलैंड गायलिक लैंग्वेज है। अब वो गायलिक लैंग्वेज जो है वो पोइट को समझ नहीं आ रही, लेकिन वो उसकी वॉइस, उसकी टोन इतनी मज़े की है कि वो उस वॉइस में, उस मेलोडी में गुम हो जाता है और उसी बेस पे वो क्या करता है, अपनी पोएम लिख देता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर पश्तो सॉन्ग सुनता हूँ या अरेबिक सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस, उनके जो साउंड है, उनका म्यूज़िक है, वो इतना फैसिनेटिंग होता है कि दिल करता है सुनने को, बेशक समझ ना आए लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, अब यही चीज़ आ गई कि जो ये जो सॉन्ग है
उस वो जो लड़की गाना गा रही है, वो गाना उस पोएट को इतना फैसिनेटिंग करता है कि वो कंपेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है इस लड़की के गाने के ऊपर, पोएम लिखने के ऊपर, क्योंकि पोएट होता है ऑलरेडी। और पोएट का क्या होता है, और मैं एक चीज़ पोएट के बारे में बताता चलूँ, ये गॉड गिफ्टेड होता है। कोई इंसान दुनिया में आके पोइट्री नहीं सीखता, ना ही कोई सीख सकता है, ये गॉड गिफ्टेड होती है चीज़, कि ये क्वालिटी होती है ऐसी कि इंसान जो है वो पैदा ही पोएट होता है। अगर एक इंसान है, उसके अंदर हीरोइक क्वालिटी है, वो दुनिया में आके नहीं सीखता, वो गॉड गिफ्टेड होती है उसको। तो क्या वो फिर अपने उस लेवल पर आ जाता है, अपने उस ट्रैक पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको जो क्वालिटी दी होती है, अल्लाह ताला ने फिर उसको उस ट्रैक पे लाना भी होता है। एक लीडर है, उसने क्या करना है, पैदाइश के बाद उसके अंदर ऐसी कोई, हम ये कह सकते हैं कि हाइपर इंडिविजुअल क्वालिटीज होंगी कि जो उसको ऑटोमेटिकली उस ट्रैक पर मोल्ड करेंगी। एक पोइट है, अब उसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं पोइट से। अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ें, बीए में इंग्लिश में सप्ली आ गई थी उनकी, लेकिन वो पोइट है। ज़रूरी तो नहीं कि आप एजुकेशन से ही जो है वो नॉलेज सीखते हो, ये आपके अंदर होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू फाइंड इट आउट। अच्छा, अब क्या है जी, इस सॉन्ग में कंपैरिजन भी है। अब कंपैरिजन क्या है, इस सॉन्ग में वो जो लड़की का जो गाना है ना, वो दो बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है। उस जो दो बर्ड फेमस हैं, मेलोडियस वॉइस, मेलोडी मतलब इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ के लिए इतने फेमस हैं कि उनकी आवाज़ भी, वो कहता है कि लड़की की आवाज़ जो है उसके ऊपर भारी हो गई है, कि उनकी आवाज़ भी जो है ना मुझे, वो हालांकि उसने उन बर्ड्स के ऊपर पोइट्री भी कर डाली है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि उन बर्ड्स की वॉइस भी जो है ना इस लड़की की वॉइस से ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है, ये एक रोमांटिक पोइट है, तो जाहिर सी बात है रोमांटिक पोइम ही लिखेंगे। तो अब इस पोइम में रोमांटिसिज्म को मेंशन करते हुए जो है नेचर को हाईलाइट किया है। अब वो नेचर क्या है, एक लड़की को और उसके सॉन्ग को एज अ नेचुरल ब्यूटी प्रेजेंट किया है इसमें। अच्छा, अभी मैंने पहले जैसे मेंशन किया कि ये पोइट जो हैं वो बरतानिया से हैं, और स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है ब्रिटिश लैंग्वेज से डिफरेंट है। अब वो गाना जो गा रही है, पोइट को समझ बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, एक वर्ड भी पिक नहीं कर पा रही कि क्या कह रही है। इवन तो पोइम में जब वो मेंशन आगे जाके वो पूछते हैं, सवाल भी कर लेते हैं कि ये क्या है, किस बारे में गा रही है, अपनी परसेप्शन, अपनी ओपिनियन भी देते हैं। शायद वो इस बारे में गा रही हो, शायद वो किसी मुसीबत आफत के बारे में गा रही हो, शायद वो किसी खुशी के बारे में गा रही हो। क्या है परसेप्शन? जाहिर सी बात है, ये हमारा ये ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है। जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो हम अपनी परसेप्शन शामिल करनी शुरू कर देते हैं। जब अपनी परसेप्शन शामिल करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, उसमें हो सकता है कि हम अपनी परसेप्शन में सच्चे साबित हो जाएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, हम अपनी परसेप्शन में सच्चे साबित नहीं होते। तो यही जो है वो पोइट के साथ हुआ ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पर पोइट ने वही दोबारा हाइपरबोल यूज किया है कि उसने ये कंसीडर किया है कि गाना कभी खत्म नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं खत्म हो सकता? इंसान खत्म हो सकता है, तो गाना क्यों नहीं खत्म हो सकता? तो वही चीज कि, लेकिन असल में यहां पर कहने का मतलब ये है, पोइट ने कहा कि ये गाना मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, दिल और दिमाग में जिंदा रहेगा। कहीं भी होऊंगा, मुझे इसकी वॉइस, जब भी मैं इस सीन को रिकॉल करूंगा, तो मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि जैसे ये लड़की मेरे सामने गाना गा रही है। जैसा कि अगर हम डैफोडिल्स की बात करें, तो वो क्या एंड पे कहता है कि जब मैं पेंसिव मोड में होता हूँ या तन्हा होता हूँ, तो मेरी तन्हाई के लिए वो जो साइट है डैफोडिल फ्लावर्स का, वो एक मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग किस चीज़ की? ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड। तन्हाई के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि वो बोर नहीं होता। इस तरह की नेचुरल ब्यूटीज उसके माइंड में आ जाती हैं, और फिर जिससे क्या होता है, वो अच्छे से जो है उसको अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये तो था पोएम का इंट्रोडक्शन। ये पार्ट 1 आज तक इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट 2 करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जिसमें मैं पोएम की प्रॉपर रेसिटेशन, पोएम की एक्सप्लेनेशन, थीम्स, राइमिंग स्कीम, मीटर, पोएटिक डिवाइसेस, हर चीज़ डिस्कस करूँगा।
और इंशाल्लाह फिर इसको हम डिटेल में और ज़्यादा जो है इसको एलेबोरेट करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही काफ़ी है। और इसको तैयार कर लीजिएगा आप, इसको अच्छे से ज़्यादा इस पर फोकस कीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।